Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin with today's daily news capsule. आज के important news जो आज के headlines में है, that includes first, retail inflation eases, food prices still bite. Second, Eastern Maritime Corridor to boost trade ties, asserts Sonowal. Third, drop the bad idea of simultaneous elections. Fourth, SC refers plea against sedition law to a constitutional bench. And last news for today is climate phenomena and food security. तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो आज क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको एक एक्साइटिंग न्यूज़ के बारे में बताना चाहूँगी कि अभित शिक्षा ने आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2.0 एक न्यू बैच हम लोग इनिशिएट करने वाले हैं, जिनके डेमो क्लासेस 13th यानी कि आज 14th और 15th ये तीनों दिन डेमो क्लासेस चलेंगे. दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट और हम आपको एक बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस रेंज दैट इज 1999 प्लस GST जो है उसमें हम आपको एक क्वालिटी एजुकेशन प्लस अफोर्डेबिलिटी हम आपको इंश्योर कराएंगे. और सारे जो कोर्सेज होंगे वो लाइव क्लासेस में कंप्लीट होंगे. इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 180 आवर्स ऑफ classes, 180 hours of classes. So if you want to crack the examination, please join the classes and the link will be provided below. So let us begin with today's news, important news. First news is retail inflation eases but food price still bites. तो अगर हम समझे इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई. इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन इज नथिंग बट राइज इन प्राइसेस, राइज ऑफ प्राइसेस. महंगाई को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं. तो इन्फ्लेशन जो है हमें पता है, हमने कल परसों के क्लासेस में हमने पढ़ा था कि इन्फ्लेशन जो है वो 11% हिट कर गया था. 11% जो है वन ऑफ द हाईएस्ट. इतना तो कभी इंडिया के हिस्ट्री में नहीं था जितना ये 11% वन ऑफ द हाईएस्ट 2019 में हिट कर गया था. तो इसके जो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, हमने उस दिन डिस्कस किया था. मॉनसून का लेट आना, और क्या जब महंगाई बढ़ती है, जब महंगाई होता है, जब इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन होने से क्या होता है? इन्फ्लेशन होगा तो लोगों के, अगर सपोज 10 रुपये का एक सामान आना था, अब उसका दाम बढ़ के 12 रुपये हो गया. अब जिसके पास 20 रुपये है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनके पास होकर ही 10 रुपये है तो उनको तो दिक्कत होगा. तो इन्फ्लेशन जो है उसकी वजह से लोगों का जो परचेजिंग पावर, जो कैपेसिटी होता है वो कम हो जाता है. और रिटेल इन्फ्लेशन तो उस जो फूड में, मतलब एक होता है होलसेल होता है, एक रिटेल होता है. होलसेल मतलब आप जब थोक के भाव में खरीदते हैं, बहुत बल्क में खरीदते हैं, तब हम होलसेल इन्फ्लेशन देखते हैं. और रिटेल इन्फ्लेशन मतलब कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्फ्लेशन होता है उसे हम रिटेल, मतलब जो रिटेल इन्फ्लेशन वो होता है जो कंज्यूमर, आप जिस दुकान से जाके खरीदेंगे तो वहाँ पे जो आपको इन्फ्लेशन महसूस होगा दैट इज रिटेल इन्फ्लेशन. ओके, सो हम ये न्यूज़ आर्टिकल को समझते हैं कि क्या न्यूज़ आर्टिकल आया है आज के पेपर में. तो अगर हम देखें तो ये है थोड़ा जो इन्फ्लेशन का जो है, इन्फ्लेशन कुछ 7.4 to 7.8 में लिंगर कर रहा था कुछ महीनों पहले तक. परसेंट नहीं होगा, हाँ परसेंट ही होगा. तो कुछ महीनों पहले तक 2022 के मई से लेकर नवंबर तक ये इन्फ्लेशन बहुत हाई था. बहुत हाई मतलब 7.4% to 7.8% के बीच में ही था. तो इट इज़ वेरी हाई इन्फ्लेशन. तो इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, हमें पता होगा आपको, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उनका गठन किया गया था. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या होता है कि वो लोग इन्फ्लेशन को रिव्यू करते हैं. तो इसमें जो है ये 6 मेंबर का बॉडी है, 6 मेंबर्स का बॉडी है. 3 मेंबर जो है वो RBI से आते हैं और 3 मेंबर जो है वो गवर्नमेंट जो है उनको नॉमिनेट करती है. तो ये जो कमिटी है वो क्या करती है कि एक आइडियल, उन्होंने एक आइडियल इन्फ्लेशन का मार्क रखा है, दैट इज 4 ± 2. 4, आई रब दिस एंड आई राइट इट अगेन क्लियरली, 4 ± 2. इतना जो है हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं. मतलब 4 से 2 प्लस ज़्यादा मतलब 6% इन्फ्लेशन, और 4 से 2% कम दैट इज 2% इन्फ्लेशन. तो ये जो है ये हमारा आइडियल है. बट से 7.8% जो है ये इट इज़ मोर देन 6% से ज़्यादा है.
तो इसी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी ने एक स्पेशल मीटिंग बुलवाया था नवंबर में मतलब उनको ये बताना था कि क्यों इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में नहीं आ पाया है। बट अभी जो देखें इन्फ्लेशन इज करेंटली इट्स समवेयर अराउंड 6.83% इन अगस्त। इट इज अराउंड 6.83% इन अगस्त। तो फिर हमें ये समझना है कि इन्फ्लेशन क्यों होता है, इन्फ्लेशन वाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का 2-3 कारण हो सकता है। एक तो है कि हमारा डिमांड साइड शॉक, डिमांड साइड शॉक है या तो सप्लाई साइड शॉक है। सप्लाई साइड, ये दो ही हो सकते हैं। तो डिमांड में क्या होता है कि आप मतलब लोगों के पास जो है परचेजिंग पावर बहुत हो जाता है, परचेजिंग पावर जो है वो लोग के पास पैसे ज़्यादा आ जाते हैं। तो उससे क्या होगा, अभी आप समझ लीजिए एक किलो आपके पास, 1 किलो है वो आपके पास अनियन है, अनियन आपके पास 1 किलो है और आपके जो है 5 लोग हैं यहाँ पर, है ना, 5 लोग हैं, सबके पास 100 रुपये, सबके पास 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये। तो ये जो 1 किलो अनियन का दाम अगर 50 रुपये होता लेकिन सबके पास 100 रुपये है, तो ये क्योंकि डिमांड में जो है लोगों के पास पैसे ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, ये अनियन का केजी अगर 50 रुपये था बट अभी जो मतलब जो शॉपकीपर है वो तो आपको 100 रुपये या उससे ज़्यादा में बेचेगा। तो वो है कि लोगों के पास परचेजिंग पावर जब हो जाता है तब वो डिमांड ज़्यादा करते हैं, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब डिमांड साइड शॉक आपको समझ में आ गया होगा। अब सप्लाई साइड शॉक क्या है, अब सप्लाई साइड शॉक में ये समझ लीजिए सेम कंडीशन है, सबके पास 100 रुपये 100 रुपये, लेकिन अब ये क्या हो गया, 1 किलो से बढ़ के आधा किलो हो गया। मतलब क्योंकि कुछ ही कारणों की वजह से सोच लीजिए कि अनियन का जो है वो कम हो गया, जो अनियन का जितना हार्वेस्ट होता वो कम हो गया। तो ½ kg अनियन के लिए भी अब लोग इनसे ज़्यादा मतलब 100 रुपये से ज़्यादा वो करेंगे, मतलब उससे ज़्यादा प्राइस में खरीदना कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि सप्लाई साइड शॉक में जो रॉ मटेरियल का जो अवेलेबिलिटी है, जो फिनिश प्रोडक्ट का जो अवेलेबिलिटी है उसमें रिडक्शन हो जाए, तो इसके वजह से भी महंगाई बढ़ जाती है। तो हमें जो है क्या, फूड इन्फ्लेशन जो है वो सबसे ज़्यादा थोड़ा हानिकारक हो जाता है देश के लिए, बिकॉज पीपल जो है उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में बहुत सारे रेट्स डिसाइड होते हैं, जैसे कि आपका रेपो रेट हो गया, आपका रिवर्स रेपो रेट हो गया, आपके पास CRR दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, और आपके पास SLR दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये सारे जो है रेट्स डिसाइड होते हैं, लेकिन ये सारे और कभी जब अगर RBI जो है रेपो रेट को अगर बढ़ा दे तो क्या होगा कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी हो जाएगा। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है कि अगर जब पहले RBI अगर बैंक्स को 10% इंटरेस्ट के रेट में दे, लेकिन अभी उनको वो जो मतलब जो मार्केट में जो एक्सेस मनी है उसको अगर निकालना तो अब वो इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% कर देगी RBI। तो RBI को अगर 12%, अगर जो बैंक्स हैं उनको 12% में मिलेगा तो जो बाकी बैंक्स हैं उनको भी तो कम, ज़्यादा हाई वो लोग इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। तो अगर हमें अगर एज पब्लिक हमें अगर 14% में हमें मिला तो ऑब्वियसली हम जो है अपना जो स्पेंडिंग है वो रिड्यूस कर देंगे, उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगा। ये तो उनका स्टैंड है, लेकिन फूड तो हम रोक नहीं सकते, फूड अवेलेबिलिटी तो हमें हमेशा ही चाहिए। हम फूड के लिए लोन लेने तो नहीं जाते हैं फूड के लिए, तो हमें इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस लाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस लाना होगा। सो यही था इसका क्रक्स कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कभी जो है हमारा गोडाउन्स में लीकेज हो जाता है, गोडाउन्स में हो जाता है, लोग जो होर्डिंग करने लग जाते हैं, मतलब अपने पास एक्सेस रखने लग जाते हैं। तो ये सारे जो इशू है इसको हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे चेंजेस लाना होगा। सो दैट वाज द न्यूज़ रिगार्डिंग इन्फ्लेशन एंड उसके अराउंड का टॉपिक। आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हुआ हो। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर टू बूस्ट इंडिया रशिया ट्रेड टाइज असर्ट्स सोनोवाल। तो हम लोगों ने कल के क्लासेस में भी हमने पढ़ा था कि चेन्नई व्लादिवोस्तोक जो डिक्लेरेशन है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो दोनों कंट्रीज है दैट इज रशिया एंड इंडिया, उन दोनों के बीच में जो है टाइज को इम्प्रूव करने के लिए उन लोगों ने मैरीटाइम कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए चेन्नई व्लादिवोस्तोक जो है ये इनिशिएटिव लिया था, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर। जो ये इसके अंदर क्या होगा कि दोनों जो है उन दोनों के बीच में जो पोर्ट्स और मैरीटाइम्स को लेके जो एंगेजमेंट है वो बढ़ेगा। तो अगर हम लोगों ने कल के G20 के मीट में देखा तो वी आर मेंटेनिंग अ वेरी गुड रिलेशन विद बोथ ईस्ट
I mean not east, both west and Russia, both वेस्ट एंड विथ रशिया। तो वेस्ट के साथ हम लोगों ने देख ही लिया था कि इंडिया हैज साइन दिस टेकन दिस इनिशिएटिव वेर इन इंडिया मिडिल ईस्ट और ईस्ट यूरोप का जो है कॉरिडोर वो लोग ले आउट करेंगे। और साथ में अगर हम रशिया को भी देखें तो हम लोगों ने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर जो है, जो ईरान के थ्रू होके जाएगा, उसमें भी हम लोग बहुत बड़ी पार्ट रोल प्ले करेंगे। और साथ में ये चेन्नई व्लादिवोस्तोक अगर हम देख लें तो वी आर मेंटेनिंग आर गुड रिलेशंस विथ एवरी ब्लॉक। हम किसी के साथ भी अलाइन नहीं है, किसी के भी हम वी वॉन्ट बी एनिमीज टू एनी ब्लॉक, वी वॉन्ट बी मेजर एलाई विज एनीबडी, वी आर मेंटेनिंग आर डिप्लोमेटिक टाइज। हम अपना डिप्लोमेटिक जो टाई है वो हम दोनों जो ब्लॉक से उनके साथ अच्छा मेंटेन करेंगे एंड थ्रू दिस वे ओनली वी विल डेवलप, वी विल प्रॉस्पर, वी विल प्रोसीड। अगर हम किसी भी एक ब्लॉक को एकदम ज़्यादा फेवर करने लगेंगे तो दूसरा ब्लॉक जो है वो नाराज हो जाएगा। बट वी नीड टू मेंटेन अ वेरी गुड स्ट्रेटेजिक relationship with all the blocks. So that was the news. And the next news is drop the bad idea of simultaneous election. तो simultaneous elections का भी हमें बहुत सारे न्यूज़ सुनाई देता है कि अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद, उनके अंदर हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट करा पाएंगे कि नहीं, साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है वो हम कंडक्ट करा पाएंगे कि नहीं, उसके बारे में वी आर हैविंग अ डिस्कशन। उसका हम लीगैलिटी चेक करें, क्या 1952 टू 1967 में जो जैसा इलेक्शंस होता था क्या हम लोग उसको ला पाएंगे वापस। तो ये जो आर्टिकल है इसमें थोड़ा अगेंस्ट में कुछ व्यू पॉइंट्स उन्होंने रखा है, राइटर ने कुछ अगेंस्ट में व्यू पॉइंट्स रखा है कि कैसे दिस इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। क्योंकि उन्होंने फर्स्ट में बोला है कि फाइनेंशियल जो हम लोग जो फाइनेंशियल सेविंग करेंगे वो एक बहुत माइन्यूस्क्यूल लेवल पे होगा, मतलब बहुत छोटा फाइनेंशियल सेविंग होगा, कोई इतना ह्यूज फाइनेंशियल सेविंग नहीं होगा जिससे वी कैन मेक सम इंफ्रास्ट्रक्चर, उतना कोई नहीं होगा। क्योंकि हमारा जो कंट्री है व्हाट इट इज 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, उसमें अगर आप स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल दोनों लेवल पे अगर एक साथ इलेक्शन करवाएंगे तो जो खर्चा आएगा इट वुड बी सिमिलर अराउंड व्हाट इट इज़ यूज्ड टू बी। मतलब अभी तक जितना खर्चा होता है उतना ही आएगा, थोड़ा बहुत सेव होगा लेकिन उतना नहीं सेव होगा जितना हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, जितने की हम सोच रहे हैं। पहला पॉइंट तो उन्होंने ये रखा। दूसरा पॉइंट में उन्होंने ये रखा कि जो हम क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, हम क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कैसे हम एक रिजिड इलेक्शन करवा सकते हैं, कैसे हम एक रिजिड इलेक्शन करवा सकते हैं? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क कि हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, हम जब सरकार गिरेगी, सरकार जब फिर से बनेगी तो हम ऐसे जो डेमोक्रेसी का जो एक स्ट्रक्चर है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये उनका एक सेकंड क्वेश्चन है। और इसी के साथ एक और आ जाता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। क्या हम एक फेडरल कंट्री ऐसा यूनिटरी मेथड ऑफ गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं? क्या ये इनके पास ऐसी कैपेबिलिटीज है? क्या ये लीगल है? और फोर्थ पॉइंट इन्होंने रखा है कि जो लोगों का जो है टेंडेंसी, साइकोलॉजिकली अगर हम लोग देखें, साइकोलॉजिकली टेंडेंसी क्या है, अगर हम सेंटर में वोट देने जाए, अगर कोई इंसान सेंटर में वोट देने जाए और साथ ही साथ उसको साइमल्टेनियसली स्टेट के पार्टीज को भी वोट देना हो तो देयर वुड बी अ ग्रेट कंफ्यूजन, और जो इसका चांसेस ये है कि जो पार्टी जो है वो पावर में है, जो सेंटर में है पार्टी, वो क्या करेगी, देयर इज टेंडेंसी कि सेंट्रल जो पार्टी से वो स्टेट में भी जीत जाए, देयर इज चांस। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो विनिंग पार्टी हो वो सेंटर और स्टेट दोनों में सेम हो, है ना। एंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट ही हैज गिवन इज कि जो स्टेट पार्टीज हैं, जो स्टेट की जो रीजनल पार्टीज उनके पास उतना फंड्स नहीं होता कि वो स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी साइमल्टेनियस जब इलेक्शन होगा तो वो अपना रिप्रेजेंटेशन उतना अच्छा रख पाए, उतना बेटर रख पाए जितना एक स्टेट की बड़ी नेशनल पार्टी रख पाए। क्या पता वो रीजनल पार्टी ना रख पाए, है ना। और एक है कि 356 जिस स्टेट्स में 356 लगा है उनके इलेक्शंस में क्या होगा, अभी अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो जाए, फॉर एग्जांपल कोई सेंटर और स्टेट में
साइमल्टेनियस इलेक्शंस हमने कर दिया और बाय चांस किसी स्टेट में अगर 356 आर्टिकल 356 दैट इज प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़े, प्रेसिडेंट रूल्स लगाना पड़े, तब हम क्या करेंगे? क्या हम रुकेंगे? अगर इसी साल इलेक्शन हुआ, इसी साल प्रेसिडेंट रूल लग गया, तो क्या हम 3 साल रुकेंगे और कि नेक्स्ट इलेक्शन करवाएंगे? तब भी तो ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो चेन है वो टूट जाएगा। तो ऐसा करने में बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारी लीगैलिटी है, बहुत सारे प्रोसेस है जिनको हमें चेक करना है। तो दिस इज व्हाट इज द अगेंस्ट क्रक्स, मतलब अगेंस्ट में उन्होंने बोला है कि जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है वो फीजिबल नहीं है उतना, ठीक है। सो दिस हैज ब्रिंग अस टू एंड ऑफ दिस डिस्कशन। देन लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज दैट इज सुप्रीम कोर्ट रिफर्स प्लीज अगेंस्ट सेडिशन लॉ टू अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। सो ये क्या है? आर्टिकल 124 कैपिटल ए ऑफ इंडियन पीनल कोड, ये जो है आईपीसी 124A है, वो सेडिशन की बात करता है, सेडिशन की बात करता है। सेडिशन क्या है? सेडिशन को डिफाइन किया गया है, let us read and understand what is sedition. Sedition as an offense committed by any person by words either spoken or written by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring the hatred into or contempt or excites the attempt to excite disaffection towards the government established by law in India. तो अगर आप written या verbally कुछ भी ऐसी बातें करते हैं विच वुड हैम्पर दी लॉज दैट आर इस्टेब्लिश्ड बाय इंडिया, अगर आपको कोई भी लॉ, कुछ भी अगर आप डिससेटिस्फेक्शन अगर आप स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो आपके अंदर धारा 124 के अंदर, धारा 124A के अंदर आपको इंडियन पीनल कोड के अंदर आपको या तो 3 साल टू लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। सो दिस इज द ड्रैकोनियन सेडिशन लॉ। सेडिशन लॉ के बारे में ये है। सेडिशन लॉ जब आया था दैट वाज अंडर थॉमस मैक्यूले के अंदर उन्होंने 1835 में ये सेडिशन का लॉ जो है लाया था। क्योंकि तब क्या था, 1835 में हम किसके अंडर थे? ब्रिटिश के अंदर थे। ब्रिटिश के अंडर ऐसे जो एक्टिविटीज़ हो रही थी, कुछ एक्टिविटीज़, कुछ रिबेल्स जो है वो आ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि प्रिंट मीडिया को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये सेडिशन का लॉ लाया था 124A। सेडिशन लॉ के अंदर ये है कि आप कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते, कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, विजिबल रिप्रेजेंटेशन भी आप नहीं कर सकते, आप कोई पिक्चर, कार्टून्स ये सब बना के भी आप जो सरकार है उनको आप कंडेम नहीं कर सकते। सो दिस इज आईपीसी 124A का धारा ये बोलता है कि आपको जेल हो सकता है कितने साल? 3 years टू लाइफ इन प्रिजन आपको हो सकता है। तो इसका इश्यूज क्या है कि अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो NCRB है उनका डेटा देखें तो इसका जो कन्विक्शन रेट है, मतलब आप किसी को जेल में ले तो आते हैं लेकिन उनका जो कन्विक्शन रेट है, मतलब उनका जो सुनवाई होना होता है, वो कन्विक्शन रेट है वो मेयर बस 3% है। 3%। अगर 100 लोगों को अगर आप अरेस्ट करते हैं तो उनमें बस 3 लोगों का ही सुनवाई होता है ना। दिस इज वेरी लेस। 97 लोगों को तो सुनवाई ही नहीं होता। 3% ही लोगों का जो है वो कन्विक्शन रेट है। और सबसे ज़्यादा कन्विक्शन रेट है वो है, हाईएस्ट केसेस है आसाम में, हरियाणा में, झारखंड में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा है वो है। और ये जो है 50% है, 50% है। पूरे देश में सेडिशन केस जितना होता है उतना ये सारे स्टेट जो है ये 50% केसेस है ऑफ स्टेट। सो ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जब अगर हमें सेडिशन जो बिल है, सेडिशन जो है आईपीसी 124A का है, जो अगर हमें इसका कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करना है, क्यों हम इसको चेंज करना चाहते हैं? बिकॉज दिस इज अ ब्रिटिश लॉ। ये हम कोई अपना खुद का लॉ नहीं है, दिस इज अ ब्रिटिश लॉ, दिस इज द प्रिंट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये हमारा कोई खुद का लॉ नहीं है। तो वी नीड टू चेंज दिस, वी नीड टू ब्रेक द ब्रिटिश पॉलिसीज जो उन्होंने हमारे ऊपर किया था। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी को, महात्मा गांधी जी को, सबको सेडिशन लॉ के अंदर जेल में डाला था। सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि चीफ जस्टिस ऑनरेबल चंद्रचूड़ जी के अंदर उन्होंने 3 लोगों का जज जो बेंच था, उन्होंने बोला कि हम इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर, हम उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर सेंड करेंगे और वो उनके कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का होता है जब वो 5 और मोर जजेस अगर बैठते हैं तो वो चेक करते हैं कि जो लॉ है
वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर ही है? तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जब सेटअप होता है तो वो एक किसी भी लॉ का कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करते हैं, क्या ये संविधान के अकॉर्डिंग सही है या संविधान के अकॉर्डिंग गलत है। सो दैट वाज द लॉ। अभी इसके जो फर्दर जो कुछ होगा आई विल अपडेट यू। So let us move on to the last news for today is climate phenomena and food security। तो ये जो है, ये जो आप मैंने इससे पहले वाला जो ये डिस्कस किया आपसे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो लाइकलीहुड है क्वेश्चन एग्जाम में आने का, दिस इज वेरी मच। इस ये जो सेडिशन का है GS2 के पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना होगा। और इसके रिगार्डिंग जो है केसेस भी है, केस स्टडीज भी अगर आप पढ़ेंगे तो बलवंत सिंह का जो केस था, बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में आप इन्होंने ये बोला था कि आप जो है किसी भी बात का, अगर किसी ने कुछ बात बोला है, किसी ने किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया है, तो आप उसका रियल इंटेंट समझे, वो कहना क्या चाहते हैं वो समझे। किसी भी बात को आप सेडिशन के अंदर नहीं ला सकते। एंड द लेटेस्ट केस इज रजत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बोला गया है कि अगर आप कोई भी इस पॉलिसी से डिसएग्री होता है, अगर कोई भी पॉलिसी से डिसएग्री करता है तो उसको आप सेडिशन के अंदर नहीं गिन सकते, उस टॉपिक को आप सेडिशन के अंदर नहीं काउंट कर सकते, अनलेस कोई हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर रहा है, अनलेस कोई हार्म पहुंचाने के, हार्मनी को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तभी आप किसी को सेडिशन के अंदर ला सकते हैं। अगर कोई पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहा है तो आप उसको सेडिशन में इंक्लूड नहीं कर सकते। ये न्यूज़ जो है आपको बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर करना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। एंड दिस न्यूज़ ऑल्सो, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगातार क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, ये सारे टॉपिक्स पे लगातार न्यूज़ आ रहे हैं एवरीडे, तो हम एवरीडे इसको डिस्कस करें तो आपको इसको, ये टॉपिक और सेडिशन वाला टॉपिक जो है, दोनों को आपको एक्सटेंसिवली मतलब आपको नोट्स बनाना होगा, रिवाइज करना होगा। सो हमने डिस्कस किया था कि कैसे एल नीनो के वजह से फूड इनसिक्योरिटी होता है, इसके बारे में हमने बहुत डिस्कशन किया है, तो आई डोंट थिंक कि उतना हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत है। हाँ, आपको साथ में जो हमारा ट्रेड विंड्स जो है, जो बारिश कैरी करती है, विंड्स जो, उनके बारे में आपको समझना होगा। एक साउथ वेस्ट मानसून विंड है और एक नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एल नीनो, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है आपको उनको एक बार अच्छे से रिवाइज करना होगा। और हमें इसके लिए हम देखें तो क्लाइमेट जो है, क्लाइमेटिक जो कंडीशन है इंडिया का अभी, क्योंकि बारिश की वजह से बारिश कम है या फिर बारिश ज़्यादा, यहाँ पे अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो दिस इज कालका शिमला रेलवे लाइन है, ये कालका शिमला रेलवे लाइन है, क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ था तो ये जो रेलवे लाइन है वो पूरा टूट चुका है, इसको वापस से रिपेयर करना होगा। तो ऐसे जो इश्यूज हो जाते हैं, इसके वजह से क्या है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का जो है ये तो एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चा हो गया है ना, डिजास्टर की वजह से एडिशनल खर्चा हो गया, तो हमें ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज लेना होगा जो कि क्लाइमेट सस्टेनेबल हो। और ऐसे जो हाई टेरेन्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट का एरिया होगा, वेरी वल्नरेबल, और ये जो हिमालयस के जो एरिया है, वेरी वल्नरेबल टू व्हाट, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, वेरी वल्नरेबल टू दैट। तो हमें ऐसे जो है पॉलिसीज अपनानी होगी जो क्लाइमेट सस्टेनेबल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी क्लाइमेट सस्टेनेबल तरीके से हमने बनाया, ग्रीन पावर यूज़ किया हो, तो ऐसे ही हम कर सकते हैं। और साथ में एक टॉपिक और इम्पॉर्टेंट हो जाता है मिलेट्स का, मिलेट्स जिसको कि हमने श्री अन्न बोला है, श्री अन्न बोला है, तो मिलेट्स का इंपॉर्टेंस भी इसमें ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मिलेट्स जो है वो बहुत ही स्टर्डी क्रॉप्स होता है, वो पानी जो है वो भी कम पीता है, बट जो उसका जो उपजाऊ है, जितना वो उगता है, हार्वेस्टिंग जो उसका है वो बहुत ज़्यादा है। सो ये सारे आपको टॉपिक्स को अच्छे से एक बार क्लियर करना है। एल नीनो, ला नीना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो मॉनसून विंड्स है उसके बारे में, और ये मिलेट्स वाले टॉपिक के बारे में आपको जानना है। तो आई विल एंड द टुडेज क्लास. So I hope that you have liked this. So if you want to get such PDFs, please join our YouTube channel and join the Telegram link. The Telegram link will be provided in the description. And Telegram पे हम daily 5 MCQs upload करते हैं. So do answer those MCQs and I'll see you in the next video. Till then, thank you. Take care.